नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमारे साथ जगमोहन जोशी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधे कोलकाता से जुड़ रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम उनसे बातचीत करते हैं और वो विचार रखते हैं जो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद समीचीन होते हैं कि उस पर डिस्कस किया जाए और लोग भी उस पर जनमत बनाएं। पूरे देश में इस समय जेनजी और शिक्षा में सुधार को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के दौरान हम अराजकता के मुद्दों पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से छात्रों के नाम पर विपक्ष अराजकता के दौर में पूरे देश को ले जाना चाहता है। सवाल यह है कि विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, सरकार को घेरना, लेकिन घेरने का जो तौर तरीका विपक्ष चाह रही है और छात्रों से करवाना चाह रही है, उसके कारण हर एक राष्ट्रवादी चिंतक के सामने एक समस्या खड़ी होती हुई दिख रही है, जिसका समाधान होना चाहिए और इसलिए इस पर टिप्पणी आनी चाहिए सामने और उस पर विमर्श होना चाहिए। पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, उसमें कलकत्ता सहित पूरे पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है और क्यों ये आंदोलन जो जेनजीज के नाम पर किया जा रहा है, इतना अराजक कोलकाता में नहीं हो पाया। नई सरकार है और शुभेंदु अधिकारी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ है। क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने जब अपना एजिटेशन समाप्त किया दिल्ली में, तो इसमें मांग थी कि भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में जो एफआईआर किए गए हैं छात्रों या छात्र नेताओं के संदर्भ में, उसको वापस ले लिए जाएं। लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति ही नहीं बन पाई कि इस तरीके की कोई बात हो। इसके पीछे कारण क्या है? और शिक्षा में सुधार और पेपर लीक के संदर्भ में छात्रों में वहाँ जो बातचीत चल रही है और जिस अंदाज में चल रही है, उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। जगमोहन जोशी जी से आज उसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि दृष्टिपरख ये अपना डिजिटल अखबार भी निकालते हैं और कोलकाता से ही निकालते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में क्या हवा इस समय चल रही है, उस पर परख करने की कोशिश करने जा रहे हैं। सर, सवाल तो पहला यही है कि शुभेंदु अधिकारी का चाबुक क्या ऐसा चला है जिससे दिल्ली जैसी अराजकता कोलकाता सहित पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं दिखी है, जबकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करने की कोशिश अराजक तत्वों की हो रही है और ऐसी कोशिश वो कर रहे भी थे और कर रहे भी हैं। जी देखिए, दरअसल क्या कलकत्ता या पश्चिम बंगाल जो है, कुछ समय पहले तक वामपंथियों का गढ़ था। और आपने दिल्ली के आंदोलन में देखा होगा कि जो वामपंथी संगठन थे वो बीच में घुस गए, ढपड़ी लेके घुस गए, गाना बजाने लगे। उनकी भाषा बिल्कुल वही वामपंथियों वाली थी। छात्र थे, मगर कुछ छात्रों ने जब ये समझा कि आंदोलन अब गलत दिशा पकड़ रहा है, तो जो छात्र जो थे सही मायने में, वो वहां से धीरे धीरे हट गए, अराजक तक तो वहां रह गए। ये सच्चाई है। ऐसा ही किसान आंदोलन में भी हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में पहले से की वामपंथी सरकार थी, और जो वामपंथी सरकार जो है बनी आंदोलन से थी। तो वामपंथियों की अपनी एक अलग परिभाषा होती है युद्ध करने की, छीन के लेने की, ले लेने की। उनमें उसी तरह की एक भावना होती है। लोगों ने वामपंथियों को समझ लिया, सत्ता से हटा दिया। हमारे यहाँ ममता बनर्जी आई, वो भी थोड़ी उग्र स्वभाव की है। यहाँ जितने भी छात्र आंदोलन होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। उनका छात्र आंदोलन, यहाँ कोई छात्र आंदोलन ऐसा नहीं है कि बिना किसी पार्टी के यहाँ छात्र आंदोलन, यहाँ पर एसएफआई है या छात्र परिषद है या इस तरह की चीजें यहाँ है। जितने भी छात्र आंदोलन है या संस्थाएं हैं, वो राजनीति से प्रेरित है और उनको हैंडलिंग भी वो राजनीतिक पार्टियां करती है। अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, नया नया भी शासन बदला है। वामपंथियों की भी पोल खुल गई, तृणमूल पार्टी की भी पोल खुल गई और नई सरकार भाजपा की यहाँ आ गई और आ गई बड़े कड़क अंदाज में आई। तो ये यहाँ पर वो अब न तो वामपंथी आंदोलन में आगे आ पाए और न ही तृणमूल वाले आ पाए।
तो भाजपा को तो आंदोलन में आना ही नहीं था। तो यहाँ इसीलिए ये आंदोलन न तो वो रूप ले पाया। हाँ, कुछ अराजक तत्व जो विपक्ष पार्टियों के थे, कुछ मुस्लिम संगठन जो भाजपा से चिढ़ते हैं, इसमें उनकी एंट्री हो गई। उन्होंने उपद्रव कराया, तो शुभेंदु अधिकारी ने उनको जवाब दे दिया। 70 लोगों को लिस्टेड किया गया, उसमें सारे के सारे लगभग वही है। उसमें से 16-17 को गिरफ्तार किया गया और उनको बकायदा मुकदमा चल रहा है, वो जेल में है। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति दूसरे राज्यों से या देश के अन्य हिस्सों से इसीलिए फिलहाल अलग थलग है, क्योंकि अब चूंकि यहाँ भाजपा का शासन है और पूरी तरह से भाजपा में लोग अभी तक समर्पित भाव से हैं। तो यहाँ छात्र आंदोलन पहले वामपंथियों के हाथ में होता था, फिर तृणमूल के हाथ में गया। अब चूंकि भाजपा के शासन है तो वो उतना उनका रूप ले नहीं पाया। चेष्टा की गई मगर वो छात्रों के रूप में नहीं, वो अराजक तत्वों के रूप में छात्रों के नाम पर करने की कोशिश की गई, जिसको सरकार ने बिल्कुल विफल कर दिया। ये आंदोलन छात्र आंदोलन तो है ही नहीं, छात्रों की समस्याएं हैं। शिक्षा में सुधार की वास्तव में बहुत बड़ी जरूरत है। ये तो होना चाहिए, एग्जामिनेशन सिस्टम को और चुस्त किया जाना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो। लेकिन छात्र तो मांग करने की बात सोचते रहे। छात्रों के नाम पर अभिजीत दीप के अमेरिका से उड़ के आ गए। राहुल गांधी ने उससे पहले भी ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी पीछे चले गए। उसके बाद अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर 100 आदमी 50 आदमी से लेकर के और फिर उसके बाद वो भीड़ बढ़ाते गए और वो एक छात्र नेता बन गए। वास्तव में ये छात्रों के नाम पर ये जो मजाक चला, कलकत्ता में कोई नेता नहीं बन पाया। नेता बनने की फिराक में तो वहां भी बहुत लोग थे। जी, कुछ और नजरिया इस पर आप रखें। मैंने कहा ना कि एक अल्पसंख्यक वर्ग था जो भाजपा के खिलाफ है, वो रहेगा। उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर भी नया नया प्रशासन है, नया नया शासन है, वो हो नहीं पाया उनसे। यही अगर वामपंथी सरकार होती है, तृणमूल की सरकार होती तो थोड़ा ऊपर प्रदर्शन भी होता और सब कुछ होता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ सफल हुआ नहीं। अब रही छात्रों की बात, अगर ये छात्र आंदोलन था, भी आप कहते हैं कि छात्र आंदोलन था, और अगर छात्रों की वो जो भाषा हम लोगों ने सुनी है जी, छात्राओं की, विशेषकर छात्राओं की भाषा, तो माफ कीजिए, हमें ऐसे छात्र और छात्राएं नहीं चाहिए जिनमें संस्कार नहीं है, जिनमें छात्रों का एक पैसा का गुण नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री को इतनी गंदी भाषा में गाली देते हैं। ये छात्र थे ही नहीं। प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माँ के संदर्भ में जितनी बातें कही गई हैं, मेरा कहने का वही मतलब था कि आपने जिस भाषा, जिस अभद्रता का प्रयास किया, तो आपके संस्कार बता रहे थे कि आप छात्र थे ही नहीं। और ये ऐसे तत्व क्या होते हैं जो जिनको विदेशों से फंड मिलता है। आदित्य परास का नाम आ रहा है इसके अंदर में, उसने फंडिंग की है राहुल गांधी के थ्रू। अब आप सोचिए ये छात्र कैसे, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब ये कहते हैं उनको भी नहीं मानेंगे। भाई अभिजीत दीप के नहीं मानने वाले आप होते कौन है? तो साथ ही पिछवाड़े में पड़ेगा आपके। आप आगे देखिए इस बात, आपको अनुशासन में रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा। लोकतंत्र का ये कई मतलब नहीं है आप प्रधानमंत्री के तेलगे का सिंघाड़ा खिलाएं। ये क्या मजाक है? ये छात्र हो सकते हैं क्या जी? तो आप मुझे बताइए, ये छात्र नहीं हो सकते हैं। ये छात्रों को चाहिए कि उनके नाम पे जो लोग अराजकता फैलाना चाहते हो या इस तरह की हरकतें करते हो, छात्र जवाब दे उनको, प्रशासन तो बाद में आए। मेरा यही कहना है कि देश की संस्कृति को बिगाड़ने का काम मत कीजिए, छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ मत कीजिए। सर, एक बड़ी समस्या का निदान हुआ, चूंकि कोलकाता सहित पूरे पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से शासन प्रशासन को लोगों के सामने प्रस्तुत होता हुआ दिखाया, उसके कारण ये जो अराजकता देश की राजधानी में, और वो देश की राजधानी जो देश पूरी दुनिया को इस संक्रमणकालीन स्थिति में, वैश्विक परिदृश्य में बात कर रहा हूं, तो राह दिखा रहा है, लेकिन अपने ही देश की, अपने ही राजधानी और संसद के नजदीक अराजकता का ये आलम।
ये विडंबना नहीं तो क्या है इस लोकतंत्र की, जहां इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संसद की कार्रवाई चल रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद परिसर में जो नौटंकी चल रही है, संसद के भीतर नहीं, और अब तो शायद संसद का सत्र शुरू हो चुका है, तो ये सब चीज दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के लोग देखने को विवश हैं। सवाल यह है कि जिस जगह से बहुत ज्यादा इनको ईंधन मिलती वो है पश्चिम बंगाल, वो पश्चिम बंगाल इतना शांत रह गया, इसलिए पश्चिम बंगाल के शुभेंदु मॉडल की चर्चा अब जरूर होनी चाहिए। बात शुभेंदु अधिकारी मॉडल की ही नहीं है, असम में भी शांति दिखी, अदरवाइज असम से लेकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट में यही छात्रों के नाम पर जो आंदोलन होता, क्योंकि ये पूरे देश में ये फैलाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में भी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत कहां हुई? पटना में। हिम्मत कहां हुई? छत्तीसगढ़ में। हिम्मत कहां हुई? मध्य प्रदेश में। इसीलिए आप देखिए समझौते में भी अभिजीत दीपके के जो दो नुमाइंदे थे, जिसमें सौरव दास था, वो जाकर के सीधे सीधे एक मांग रखता है कि बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में जो एफआईआर हुए हैं उनको वापस लिए जाएं। उसके लिए एक प्रक्रिया होगी। क्या सर ये सब कुछ दबाव जो बनाया जा रहा है पूरे देश में और सरकार मानती हुई दिख रही है, मान ली है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्या पश्चिम बंगाल में भी इस पर कुछ स्पष्टीकरण आ गया है वहां की सरकार ने? नहीं, यहाँ की सरकार का स्पष्ट रुख है कि जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर एफआईआर है, वो वापस नहीं लिए जाएंगे। उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे और जो कोर्ट के फैसले आएंगे उसको मानेंगे। और जो 18 साल से नीचे में जो बच्चे वहां गए भी थे, वो छात्र थे या नहीं भी थे, सरकार ने उनको छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट के कहने से। ये दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, उत्तर पूर्व के जो राज्य है, यहाँ इसके पहले काफी अशांतियां रही है, अराजकताएं रही है। यहाँ के लोग परेशान हो गए थे यहाँ के माहौल से। जी जी। क्योंकि माहौल बदला, असम में भी बदला, उत्तर पूर्व में भी बदला, पश्चिम बंगाल में भी बदला। अब यहाँ के लोग अराजकता देखना नहीं चाहते। दूसरी बात क्या है, मीडिया। पश्चिम बंगाल की मीडिया की एक बड़ी विशेषता ये है कि वो इस तरह की जो खबरें होती हैं, इस तरह के जो आचरण होते हैं, उनको जल्दी कवरेज नहीं करती है, करती भी तो उसको फिर एडिट कर देती है। आपके दिल्ली के साथ में बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में जो मीडिया पर्सन, और वो फिर ऐसी ऐसी चीजों को दिखाना शुरू कर देते हैं। क्या आवश्यकता है भाई साहब आपको दिखाने की? जो चीज दिखाने लायक, तो मैं तो कहता हूँ कि मीडिया पे भी हल्का सा, जो सोशल मीडिया विशेष करके कि जो यूट्यूब पे चलते हैं या इस तरह के जो है, इन पर थोड़ा अंकुश लगाना सरकार को बहुत जरूरी है। जिस तरह फिल्में बनती है, फिल्मों में आप क्या करते हैं, सेंसर बना रखा आपने, सेंसर बोर्ड है। तो अगर ये सोशल मीडिया वाले इस तरह की हरकत भी करेंगे तो उनके ऊपर भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि सर अगर ऐसा हुआ तो वो तो राहुल गांधी तो फैलाते हैं इमरजेंसी, तो उन्हीं के पार्टी के समय में उन्हीं के नेताओं ने लगाया था, नेता क्या उनकी दादी ने। लेकिन अब उसी इमरजेंसी की स्थिति बन जाए ताकि सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाए कि बीजेपी के और वो भी नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया जो कि मोदी कर नहीं रहे, और इसीलिए मोदी हर कदम को पीछे हटा रहे हैं और छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं। सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी आगे निकल चुके हैं शुभेंदु अधिकारी इस पूरे प्रकरण में एक स्पष्ट रुख अख्तियार करके। हालांकि योगी मॉडल की चर्चा तो पूरे देश क्या पूरे विश्व में होती है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अब बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। बड़ा सवाल है। जी जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी का डबल मॉडल है ना जी, एक योगी मॉडल है, एक मोदी मॉडल है। और यूपी में केवल योगी मॉडल है, बड़ा यहाँ डबल मॉडल है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, इसको थोड़ा इलेबोरेट करें, ये बहुत बड़ा आपने एक पॉइंट्स दिया है। जी जी, आज ये क्या है कि मोदी के हिसाब से भी चल रहे हैं और योगी के हिसाब से भी चल रहे हैं। इसका प्रभाव यहाँ ज्यादा दिख रहा है। और यूपी में केवल एक योगी मॉडल चल रहा है, तो वहाँ केवल योगी मॉडल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ डबल मॉडल है और अपना खुद का मॉडल है, तो 3 हो गए। जी जी, योगी मॉडल, मोदी मॉडल और शुभेंदु मॉडल, ये फर्क पड़ा है। इस मॉडल के तहत देखिए हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। और सर मैं तो बहुत समय से ये बोल रहा हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसमें जब भी कोई अराजक तत्व चाहें वो खेला कर सकते हैं, और डीप स्टेट इन्हीं
दोनों विभागों में या दोनों मंत्रालयों में जो लूप होल्स हैं उसका इस्तेमाल वो करेंगी। डीप स्टेट कहीं का भी हो सकता है, भारत में भी तो एक डीप स्टेट सक्रिय है जिसके मुखौटे के रूप में राहुल गांधी या कोई आता है। अब ये कहने में कोई हमें गुरेज नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सवाल ये है सर कि मीडिया देखिए ऐसा ही होना चाहिए कि जो बात है, जो स्थिति है वो बोलनी चाहिए। जी जी। अगर मीडिया भी अभी आप मोदी मीडिया, राहुल मीडिया, ये क्या मजाक है? ये मजाक है, ये मजाक है। लेकिन इसके लिए दोषी हम लोग भी हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोगों ने इसको वैसा बना दिया जी। और आप तो सर आईना दिखा रहे हैं, चूंकि हम मीडिया कर्मी रहे हैं, प्रिंट और विजुअल दोनों मीडिया में सक्रिय रहे हैं, अच्छी भूमिकाओं में रहे हैं। मेरा एक बड़ा सवाल है, अब तो अभिजीत दीपिका एंड कंपनी और हम तो कहते हैं कि ये कथित छात्र नेता अब सीधे सीधे मीडिया को भी निशाना बना रहे हैं। मीडिया को भी अब आत्ममंथन करने की जरूरत है कि स्पॉट कवरेज पर जो एक तुरंत की खबर देने के नाम पर वो कुछ सोच नहीं रहे हैं। उनके सामने बड़ी समस्या, न तो अभिजीत दीपिका के हो पा रहे हैं और न राष्ट्रवादी सोच रखने वालों के साथ वो न्याय कर पा रहे हैं। वो सिर्फ एक टीआरपी का गेम, हालांकि टीआरपी की जरूरत होती है, टीआरपी की जरूरत पर हम एक बात कर सकते हैं चूंकि उससे जुड़े रहे हैं। मेरा बड़ा सवाल ये है कि अब तो मीडिया को भी निशाना बनाएंगे अभिजीत दीपिका एंड कंपनी के लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात को नकार देने की हिमाकत भी कर दी है। सवाल यह है कि इसीलिए सोचना पड़ेगा, मीडिया को अब सोचना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसे हमारे मीडिया में कुछ ऐसे लोग अगर आ गए हैं, बिल्कुल उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। इसमें कोई इमरजेंसी वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर हम उनके साथ मिल जाएं, आज आप गोदी मीडिया बोल रहे हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं गोदी मीडिया है, तो इसका मतलब वो मीडिया भी है। बिल्कुल। तो फिर इसमें क्या बात है भाई हम तो खैर सर ये नाम लेते ही नहीं। ये परिस्थितियां हैं, इससे पहले हमें ही जागरूक हो जाना चाहिए, तो बात अच्छी होगी, मैं ये समझता हूँ। जागरूकता की बहुत जरूरत, जागरूकता नहीं, सजग हो जाएं। जागरूक तो है, लेकिन इस सजगता न रखने के कारण ही हो रहा है कि जिस तरीके से वो गोदी मीडिया तो कहते हैं, वो लोग, मैं उन्हें पत्रकार मानता भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात रखना और सरकार के सही कामों की बात सामने लाना भी मीडिया का कर्म है। शायद ये जानते नहीं सर, ये फैशन के तहत ये जो अभी जर्नलिस्ट पूरे बने भी नहीं है, ये यही मानते हैं कि सिर्फ सरकार की कमियां निकालना ही जर्नलिज्म है। यही तो समस्या है। मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जी, आपको भी पता होगा, अपने मीडिया जगत में एक प्रोटोकॉल है, हम लोग चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो, हम उनको सर नहीं बोलते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अभी मैं तो एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ, सर बिल्कुल सही बात है। वहाँ एक प्रोटोकॉल में अगर प्रधानमंत्री से भी कोई सवाल जर्नलिस्ट कभी पूछता था, यही हम लोगों को बताया गया। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जी, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। जी जी जी। खैर ये पता नहीं नए जो तबके के जो जर्नलिस्ट आए हैं, जी जी, या तो अनट्रेंड है या उनको ट्रेनिंग नहीं है, या फिर वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं समझ पाया। सर ये जो आपका कष्ट है, यही जेनजीज के साथ संवाद करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है, और इसीलिए मैंने तो एक वीडियो भी बना करके अभी अभी अपने चैनल पर डाला भी है कि प्रधानमंत्री ने चौथा कदम भी पीछे हटा लिया, और जो कदम वो हटा रहे हैं उसमें वो मान रहे हैं कि यस 12 साल के सरकार को नेतृत्व देते हुए उनसे जो गलतियां हो रही हैं वो सुधारना चाहते हैं। और ये बात वो सीधे जेनजीज से, हालांकि मैं जेनजीज शब्द से मुझे ऐतराज है, हम उनको नौजवान या नवयुवक कहें। ये नेपाल से और बांग्लादेश से जी आया हुआ शब्द है। जी 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 जी, पश्चिम के विपक्ष ने इतना आगे बढ़ा जी जी दिया। जी जी। तो सर एक बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी इतनी चुप चुप सी क्यों दिख रही हैं? उनके पास कोई अभी अल्टरनेट नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लोगों ने उनको नकार दिया, ये सच्चाई है, तो उनको चुप रहना ही पड़ेगा, वो कुछ कर भी नहीं सकते। जाधवपुर जैसे यूनिवर्सिटीज जहां पर सर तुरंत का तुरंत बवाल होता है, सब जगह शांति है, स्कूलों में भी वामपंथियों का घर था सर जाधवपुर, तब आज जनता बदल गई, एक्चुअली पूरी तरह से ट्रेंड बदल गया। तो कुल उस अराजकता की स्थिति की तरफ जाना नहीं चाहते बंगाल के लोग। दिल्ली की जो आबो हवा है उसकी
वो तो एक जो कहते हैं ना, एक झलक तो दिखाई पड़ रही है। सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या उसको लेकर के भी सरकार कुछ विशेष एहतियात वहाँ बरत रही है, ताकि पश्चिम बंगाल एक प्रयोगशाला के तौर पे न दिखे? जो पश्चिम बंगाल में उस तरह की कोई स्थिति यहाँ नहीं है, और यहाँ के जो छात्र हैं, मैंने क्या कि सब राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। तो अभी तो दो दल हाशिए पर है, तो उनका छात्र संगठन भी हाशिए पर है, वो यहाँ पर वो स्थिति को पैदा कर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, और प्रशासन पूरी तरह सजग है और सतर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि पश्चिम बंगाल पर बातचीत करनी थी, जगमोहन जोशी जी की बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा चैनल हॉट टॉक भारत अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वायदे के साथ कि जगमोहन जोशी जी समय समय पर आते रहेंगे और अपनी बेबाक टिप्पणियाँ हॉट टॉक भारत पर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।